साथियों नमस्कार। मैं आज फिर आप लोगों से कुछ बातों की जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि पिछले कई सत्रों में हम लोगों ने प्रोटीन्स के बारे में अलग अलग थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली थी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ली थी वीडियोस के माध्यम से। तो आज हम लोग प्रोटीन के ऊपर ही बात करेंगे, प्रोटीन पर ही बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी डिटेल्स में होगी, इकट्ठा होगी, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। और आप लोग, मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यहाँ जो भी जानकारियाँ मिल रही हैं उन जानकारियों को जो है दूसरों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे, दूसरों को बता भी रहे होंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना भी है, चूँकि हमें उन्हें भी आरोग्य की तरफ ले जाना है, एक बेहतर स्वास्थ्य देना है। इस नाते हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी देनी है। तो आइए, सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस जो है प्रोटीन के प्रोग्राम में। तो हम चलते हैं, कुछ जानते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन शारीरिक घड़ी के अनुसार प्रोटीन के प्रभावों को अधिकतम करना, यानी जो हमारी शारीरिक घड़ी है उसके हिसाब से अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारे प्रोटीन का जो एक प्रभाव होता है वो अधिकतम रहता है, वो हमारी बॉडी उसे अधिकतम यूज कर सकती है उस प्रोटीन को। अगर हम शारीरिक घड़ी के अनुसार प्रोटीन लेते रहते हैं तो हमारी जो है, हमारा जो शरीर है उसको ज़्यादा यूटिलाइज कर लेगा, ज़्यादा प्रयोग कर लेगा अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो आइए और आगे चलते हैं। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी सत्रों में सीखा है, यानी जितने भी वीडियोज़ में हमने सीखा है, उसमें चर्चा होती आ रही है शारीरिक घड़ी यानी जैविक घड़ी की, बायोलॉजिकल क्लॉक की, या उसको हम एक और चीज़ से जानते हैं, वो है मेन स्विच, मेन घड़ी। यानी हम लगातार अपने बायोलॉजिकल घड़ी को अपने बायोलॉजिकल घड़ी को कनेक्ट करते आ रहे हैं मेन स्विच से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जितने सारे सिस्टम हैं वो मेन स्विच बायोलॉजिकल क्लॉक से कनेक्ट हैं। जैसे पिछले सत्रों में हम लोगों ने सीखा है कि कैसे हमारी जीवन शैली की जो आदतें हैं, कैसे हमारे जो दिन भर के जो क्रियाकलाप, हमारे जीवन शैली की जो आदतें हैं, उसका हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक पर कितना प्रभाव पड़ता है, उसका जो है कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी जो भी हमारी गतिविधियां हैं जो पूरे दिन में होती हैं, तो उसका हमारे शरीर पर कितना नकारात्मक और कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और उन्हीं सत्रों में हमने एक पॉइंट ये भी, उन्हीं सत्रों में हम सब लोगों ने एक पॉइंट ये भी सीखा था कि खाने का, और जब भी पोषण और खाने की बात करते हैं तो उसमें उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जब भी हम भोजन की बात करते हैं या नाश्ते की बात करते हैं या खाने की बात करते हैं, तो उन सब में एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, वो होता है प्रोटीन का। यानी उसका जो मेन पॉइंट है, उसमें महत्वपूर्ण पार्ट है वो प्रोटीन का है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि प्रोटीन अपने आप में एक पूरा विषय है। प्रोटीन के बारे में बात किया जाए तो प्रोटीन अपने आप में एक पूरा विषय है। प्रोटीन के ऊपर कई घंटों बात की जा सकती है। प्रोटीन एक पूरा विषय है, आप कह सकते हैं। और जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कई बार चर्चा करते हैं, लेकिन हर बार जब भी प्रोटीन की चर्चा करते हैं तो उसमें या तो उसके बारे में कुछ ना कुछ एक या दो पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, नया मिल जाता है, समझ में आ ही जाता है कि नया सुनने को मिल ही जाता है। तो आप लोगों से एक सवाल है कि क्या प्रोटीन के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं, या प्रोटीन के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना कर सकते हैं? सोचिए जरा कि प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगर
मैं पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि आप प्रोटीन के बने हैं? यानी जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि हम प्रोटीन से बने हैं। अगर प्रोटीन नहीं है तो आप भी नहीं हैं। तो लोगों के कुछ अलग अलग रिएक्शन आएंगे। तो मैं एक बात बता दूं कि अगर आप अपने शरीर से दो चीज़ों को हटा दें, आप अपने शरीर से पानी और फैट, आप अपने शरीर में प्रोटीन को छोड़ में पानी और फैट अगर रखें तो क्या आप अपने शरीर की कल्पना कर सकते हैं? यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पानी और फैट को छोड़ करके हमारा पूरा शरीर जो है प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप अपने शरीर में केवल पानी और फैट रखें तो शरीर की कल्पना की जा सकती है? शायद नहीं। बाकी उसके अलावा जो कुछ बना है हमारे शरीर में, उसके अलावा जो भी कुछ है वो किसका है शरीर में? वो प्रोटीन का है। प्रोटीन की बात की जाए तो हमारी जो हर सेल्स है, हर कोशिका है, वो किसकी बनी हुई है? वो प्रोटीन की बनी हुई है। और हमारे जो मसल्स हैं, हमारी बॉडी की जो मसल्स, हमारे शरीर के जो मसल्स हैं वो किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। आपकी जो स्किन है, आपकी स्किन किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। आपकी जो हड्डियां हैं किसकी बनी हुई हैं? प्रोटीन की बनी हुई हैं। आपका जो ब्लड है, आपका ब्लड जो है वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। तो ये तो अब तय हो गया है कि प्रोटीन के बिना इस शरीर के एक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना जो है मुश्किल है। अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना जो है कर पाना मुश्किल है। इसीलिए हम प्रोटीन को क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। यानी जो प्रोटीन है हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा आधार, बिल्डिंग का पूरा आधार टिका हुआ है। यानी प्रोटीन के ऊपर आप कह सकते हैं हमारी बॉडी रूपी बिल्डिंग का पूरा जो है आधार टिका हुआ है। इस प्रोटीन को 1938 में ब्रिटिश के केमिस्ट ने टर्म दिया था कि जो ग्रीक वर्ड प्रोटोओस से डिसाइड है, और प्रोटोओस का मतलब है प्राइमरी यानी पहला। प्रोटोओस का मतलब है प्राइमरी यानी पहला स्थान। यानी अगर हम सारे न्यूट्रिएंट की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रोटीन को हमें सबसे पहले रखना पड़ेगा, प्रोटीन को सबसे पहले स्थान पर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना यानी प्रोटीन के बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो चाहिए नहीं कर सकते हैं तो हमें प्रोटीन के बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। तो आइए चलते हैं हम लोग कुछ फैक्ट्स और फिगर की बात करते हैं कि क्या फैक्ट्स और फिगर हैं प्रोटीन को लेकर के। तो आगे चलते हैं, प्रोटीन के बारे में कुछ फैक्ट्स और फिगर की बात करते हैं। क्या फैक्ट्स और फिगर हैं? तो चलिए अब तक हम लोग थोड़ी सी फैक्ट्स और फिगर की बात करते हैं, और वो भी भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं जागरूक होने की। यानी अगर हम बात करें तो जागरूक होने की बात कर रहे हैं, जागरूक होने के तौर पे बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर भारत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 10 में से 8 लोगों को जो भोजन है वो प्रोटीन रिच नहीं, यानी जो है 10 में से 8 लोग जो हैं उनके भोजन में जो प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए वो नहीं है। यानी वो जो भोजन लेते हैं उसमें प्रोटीन ना के बराबर होता है, प्रोटीन बहुत कम होता है। यानी जो उनका फूड है, यानी जो उनका भोजन है प्रोटीन से भरपूर नहीं है, जो है प्रोटीन रिच नहीं है। यानी 10 लोगों में से
8 लोग जो हैं उनके भोजन में प्रोटीन की कमी है। और 10 में से 9 लोग, 10 में से जो 9 लोग हैं तो उनकी ज़रूरत, और ये भी देखिए जो 10 में से 9 लोग हैं उनको उनकी ज़रूरत का पता ही नहीं है, क्योंकि जब तक उन्हें ज़रूरत का पता ही नहीं होगी तब वो लोग उसके ऊपर एक्शन भी नहीं ले सकेंगे। यानी जब उन्हें पता ही नहीं है कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, तो जब पता ही नहीं तो एक्शन ही नहीं लेंगे। तो पाएंगे तो आप कुछ स्लाइड में हम फैक्ट्स और फिगर के बारे में समझेंगे, जिससे कि हमें समझ सकें कि कितनी जागरूकता की ज़रूरत है। अगर हम बात अपने देश भारत की करें तो प्रोटीन के बारे में कितने सारे मिथ हैं, कितनी सारी जो है जागरूकता की कमी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये स्लाइड आप लोगों के सामने है। यहाँ आप देख रहे हैं कि शरीर के निर्माण खंड गायब हो रहे हैं, यानी जो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो गायब हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये IMRB ने 2017 में एक सर्वे किया था जिसमें कुछ सैंपल्स लिए गए थे। ठीक है, सर्वे किया गया था जिसमें कुछ सैंपल्स लिया गया था और सैंपल साइज जो था वो 1260 लोगों का था, जिसमें 59% मांसाहारी लोग थे और 41% शाकाहारी लोग थे, जिसमें से 75% लोग अपने प्रोटीन को लेकर के पूरा जागरूक थे। यानी जो ये आंकड़ा लिया गया था 1260 लोगों का, उसमें 59% मांसाहारी लोग थे और 41% जो है शाकाहारी लोग थे, और उसमें 75% ऐसे लोग थे जो प्रोटीन को लेकर के जागरूक थे। और उसमें से भी 88% लोग जो थे उनकी जो प्रोटीन की ज़रूरत थी उससे वो काफ़ी कम ले रहे थे। यानी जो उनकी ज़रूरत थी प्रोटीन की, उसमें से 88% लोग ऐसे थे कि जो उनकी ज़रूरत थी, यानी 75% जो लोग थे जिनको प्रोटीन की जागरूकता थी, जो जानते थे, उसमें से 88% लोग जो उनकी प्रोटीन की ज़रूरत थी उससे बहुत कम मात्रा में ले रहे थे, आवश्यकता से बहुत कम ले रहे थे। ठीक है, अगर हम रीजन वाइज बात करें प्रोटीन के बारे में, अगर रीजन वाइज बात करें तो प्रोटीन की जागरूकता के बारे में तो आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ में प्रोटीन के विषय में जो जागरूकता है वो सिर्फ 2% है। नॉर्थ जोन में प्रोटीन की जो जागरूकता है सिर्फ वो 2% है। और साउथ की बात करें तो वहाँ पर जो प्रोटीन की जागरूकता है वो 13% है। और वेस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट में प्रोटीन को लेकर के जो जागरूकता है वो 27% है। और ईस्ट में बात करें प्रोटीन की जागरूकता को तो लेकर के वहाँ पर 89% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट्स और फिगर थोड़ा चिंताजनक हैं, थोड़ा सा हमें चिंता में डालते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रोटीन को लेकर के जागरूकता ही नहीं है। तो इस वजह से हमारे भोजन में प्रोटीन का जो पोजीशन होना चाहिए वो काफ़ी कम है। इस वजह से जो है हम जो है भोजन में प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि शहरी समृद्ध भारत, थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में कुछ फैक्ट और फिगर को और जानते हैं। ठीक है, तो शहरी समृद्ध भारत के करीब 73% जो लोग हैं प्रोटीन की कमी से ग्रस्त हैं। ठीक है, फैक्ट्स और फिगर हम बात कर रहे हैं तो शहरी लोगों की, क्यों कि हम इन लोगों को यहाँ एनालिसिस क्यों कर रहे हैं।
हमारी समृद्ध भारत की अगर हम पूरे देश की जनसंख्या की बात करें, शहरी समृद्ध जो शहर के लोग हैं उनकी तो बात है ही, अगर हम पूरे देश की जनसंख्या की बात करें तो हम कह सकते हैं, तो आप भी ये कह सकते हैं कि शायद काफ़ी जनसंख्या जो है जागरूक नहीं है, प्रोटीन को लेकर के जो है जागरूक नहीं है। ज़्यादा लोग प्रोटीन को लेकर के जागरूक नहीं हैं, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, इस नाते जो है प्रोटीन को लेकर के जागरूक नहीं है, या प्रोटीन जागरूकता के जो फोरम हैं, वहाँ तक उस तक उनकी पहुँच नहीं है, या फिर वह लोग इसे जो है खरीद नहीं सकते हैं, वहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्लाइड आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली 73% शहरी समृद्ध भारत के लोगों में प्रोटीन की कमी को दर्शाता है। यानी जो 73% शहरी समृद्ध भारत के लोग हैं, शहर के जो लोग हैं, उनके अंदर यह प्रोटीन की कमी को दर्शाता है ये स्लाइड। जहां पर हम देख सकते हैं कि जो अर्बन रिच इंडिया है, यानी यहां अगर हम बात करें जो अर्बन रिच इंडिया है, उसके पास सारे संसाधन हैं, यानी वहाँ के लोग पढ़े लिखे भी हैं, जागरूक भी हैं, यानी सारे संसाधन हैं, वह जागरूक भी हैं। जागरूकता इकट्ठा करने की उनके पास अफोर्डेबली है, मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो जागरूकता कलेक्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से खरीदारी करने की क्षमता भी उनके अंदर है, और उनके पास जानकारी इकट्ठा करने के सारे साधन भी हैं कि कौन से सोर्सेज प्रोटीन रिच हैं और कौन से सोर्सेज प्रोटीन रिच नहीं हैं। यानी सारी समृद्ध भारत की लोगों की बात की जाए तो उनके पास सारे संसाधन हैं, सब कुछ उनके पास है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि 73% लोग जो हैं शहर में रहते हैं, उनके अंदर प्रोटीन की कमी बनी हुई है। यानी ये स्लाइड दर्शा रहा कि सब संपन्न होते हुए भी 73% लोग ऐसे हैं शहरी समृद्ध के कि उनके अंदर प्रोटीन की कमी है। जो शहर में रहते हैं उनके अंदर प्रोटीन की कमी है, और उसमें से करीब 62% गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी प्रोटीन की कमी फेस कर रही हैं। यानी उनके अंदर ज़बरदस्त प्रोटीन की कमी है और वो प्रोटीन की कमी को फेस कर रही हैं। अगर हम देखें कि अगर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में भी प्रोटीन की कमी फेस कर रही हैं, तो सोचिए हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर उसका भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उसका क्या असर पड़ सकता है? वह काम करने वाली महिला हो सकती है, गृहिणी हो सकती है, या फिर पुरुष हो सकते हैं जो अपने परिवारों के साथ रहते हैं। सभी लोगों में कहीं ना कहीं 70 से 80% जो है प्रोटीन की कमी देखी गई है। यानी चाहे वो शहरी समृद्ध भारत के लोग हों या कहीं की लोग भी हों, तो करीब 70 से 80% लोगों में प्रोटीन की कमी को देखी गई है। प्रोटीन की कमी जो है उनके अंदर। अब और कुछ फैक्ट्स और फिगर देखते हैं कि शहरी समृद्ध भारत के 73% लोग प्रोटीन की कमी से ग्रस्त हैं, जैसा कि अभी हमने जाना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि शहरी समृद्ध भारत में जो 73% लोग हैं उनके अंदर प्रोटीन की कमी है, उनके अंदर प्रोटीन की कमी है, ठीक है। और अगर हम बात करें और 93% लोग, यानी 93% लोगों को अपनी आइडियल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का पता ही नहीं है।
यानी जो 93% लोग हैं, अब सोचिए प्रोटीन को लेकर के कितनी जागरूकता की ज़रूरत है। 93% लोगों को अपनी ज़रूरत का पता ही नहीं है कि कितना उन्हें प्रोटीन लेना चाहिए। और हम प्रोटीन की बात करते हैं तो ज़्यादातर मांसाहारी लोगों की यह सोच होती है कि हम तो मांसाहारी हैं, हमें प्रोटीन की कमी नहीं हो सकती है। बहुत से मांसाहारी लोग हैं, सोचते हैं हम तो भैया खाते हैं, हमें कहाँ प्रोटीन की कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये सबकी सोच होती है कि हमें प्रोटीन की कमी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर अगर फैक्ट्स और फिगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम फैक्ट्स और फिगर की बात करें तो यहाँ अगर फैक्ट्स और फिगर आप देख रहे हैं तो 84% शाकाहारी भोजन वाले लोग जो हैं वो प्रोटीन डिफिशियंस हैं। यानी 84% लोग, शाकाहारी लोग जो हैं, उनके अंदर प्रोटीन की कमी देखी गई है या प्रोटीन की कमी पाई गई है। यानी उनके अंदर प्रोटीन की कमी है। और 65% मांसाहारी वाले जो लोग हैं वो भी प्रोटीन डिफिशियंस हैं, उनके अंदर भी प्रोटीन की कमी पाई गई है, प्रोटीन की कमी देखी गई है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो मांसाहारी हूँ, मेरे अंदर प्रोटीन की कमी नहीं हो सकती है, तो आप भ्रम की दुनिया में ना रहिए। 65% लोगों के अंदर भी, मांसाहारी लोगों के अंदर भी प्रोटीन की कमी पाई गई है, प्रोटीन की कमी देखी गई है। और 97% गर्भवती महिलाओं को पता ही नहीं है कि वास्तव में उनकी प्रोटीन की ज़रूरत कितनी है, उन्हें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं है। तो यह स्लाइड से हमें समझ में आ रहा है कि हम पूरे भारत के शहरी क्षेत्र के लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी प्रोटीन के कमी के कगार पर खड़े हैं। यानी पूरे उसकी बात करें तो वो सब भी प्रोटीन की कमी के कगार पे खड़े हैं। तो सोचिए कि भारत में कितने सारे लोगों को प्रोटीन की कमी है। आप सोचिए प्रोटीन की जागरूकता की कितनी सारी ज़रूरत है, कितने लोगों को प्रोटीन की कमी है। तो आइए और थोड़ी सी बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। कुछ मिथक है, कुछ गलत भ्रांतियां हैं, कुछ लोगों की गलत सोच है, थोड़ी सी उसके बारे में जानते हैं। अब ये क्यों हो रहा है, प्रोटीन की कमी हो क्यों रही है? जहां तक हम प्रोटीन के सोर्सेज की बात करें तो ओवरऑल लोगों में जागरूकता की कमी है। यानी पूरे सोर्सेज की बात करें, जो प्रोटीन हम जहाँ से ले सकते हैं, उन सोर्सेज की बात करें तो ओवरऑल जो है जागरूकता की कमी है। ठीक है, अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, एक अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे मिथ भी हैं, बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। जिसमें सबसे पहला जो मिथ है, सबसे पहला मिथ ये है कि जो भी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको यह लगता है कि अगर हम बहुत सारे फल और सब्जियां खा लेते हैं तो उनसे हमारी जो प्रोटीन की कमी पूरी हो जा रही है। यानी लोगों की ये गलत अवधारणाएं हैं कि हम अगर सब्जियां और फल ले रहे हैं तो वो हमारी जो प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है, जो कि एक पूरी तरह से गलत अवधारणा है। ये पूरी तरह से गलत सोच है। दूसरी तरफ कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ, आपके लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम सब लोग जो है इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और आपको पता है कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं, प्रोटीन का महत्व क्या है। लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर की सच्चाई जानेंगे तो ये सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, या लोग ये पूछते हुए सुनाई देंगे कि हम तो बहुत सारी हरी सब्जियां खाते हैं, बहुत सारा फल खाते हैं, तो फिर हमें प्रोटीन अलग से लेने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे हम प्रोटीन रिच डाइट की बात करते हैं या प्रोटीन की बात करते हैं
तो ये एक गलत अवधारणा सबके मन में है कि अगर हम प्रोटीन जो है खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है। कहीं ना कहीं जो है अगर हम ज़्यादा प्रोटीन खा लिए तो हमारे जो है स्वास्थ्य के लिए वो हितकर नहीं है, स्वास्थ्य में बहुत सारी परेशानियां वो पैदा कर सकता है। भले ही वो हमारी किडनी से संबंधित है, भले ही हमें यूरिक एसिड हो सकता है या किडनी खराब हो सकती है, ठीक। या फिर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो उनके दिमाग में है कि बहुत सारे मांसाहारी सोर्सेस से हमें ज़्यादा खाने पड़ेंगे। यानी कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि हम ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो हमें मांसाहारी सोर्सेस से हमें खाने पड़ेंगे, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बढ़ सकता है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह बढ़ सकता है। तो इन्हीं सब बातों के प्रति जागरूक करने या इन्हीं सब बातों के प्रति और चर्चा करने के लिए हम लोग इस सत्र में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यानी इन्हीं सब जानकारियों को करने के लिए तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं और समझते हैं कि प्रोटीन क्या है। जैसा कि स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे, प्रोटीन क्या है? शरीर का निर्माण खंड, अमीनो एसिड और प्रोटीन, अमीनो अम्ल, पेप्टाइड्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटीन है क्या, ठीक है। तो प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसको हम बॉडी जो है बिल्डिंग्स ऑफ बॉडी ब्लॉक्स, मतलब जो है हम अपने बिल्डिंग की बॉडी ब्लॉक्स कहते हैं, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहते हैं। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो बॉडी आपको उसको उसी तरह से एब्जॉर्ब नहीं करती है, वह ब्रेक डाउन करती है, वह ब्रेक डाउन होती है। जो भी हम खाते हैं ब्रेक डाउन होती है अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में, जिसको हम कहते हैं अमीनो एसिड। यानी जब भी हम कोई प्रोटीन रिच चीज़ें खाते हैं तो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं जाता, वो टूटता है, स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटता है, जिसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। यानी डाइजेशन के बाद आपके ब्लड में जो प्रोटीन जाता है वह अमीनो एसिड के फॉर्म में जाता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं तो वह ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है। जब हम फैट खाते हैं तो वह फैटी एसिड के फॉर्म में जो है जाता है। और जब हम प्रोटीन खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में हमारे अमीनो एसिड के फॉर्म में वो क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यह अमीनो एसिड आप समझ लीजिए बिखरे मोती, यह जो अमीनो एसिड है आप समझ लीजिए बिखरे मोती हैं। जब यह आपके ब्लड में डिफरेंट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इन मोतियों को अलग अलग सीक्वेंस में कई सारे अमीनो एसिड के साथ अलग अलग सीक्वेंस में मिलके आपकी बॉडी में जाकर के अलग अलग तरह के प्रोटीन जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इकट्ठा होकर के फिर जाते हैं आपकी बॉडी में, अलग अलग जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप देखिए आपकी बॉडी कितनी वैरायटी है। प्रोटीन के फॉर्म में आपके पास जो मसल्स हैं, आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितनी वैरायटी हैं। प्रोटीन के फॉर्म में जो है आपके पास मसल्स के फाइबर हैं, आपके पास हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है, आपके पास स्किन के फॉर्म में कोलाजन इलास्टिन है। तो इनके स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं,
ठीक है। तो इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट है, और यह डिपेंड करता है कि यह जो अमीनो एसिड हैं वो किस सीक्वेंस में जुड़े हैं, किन किन अमीनो एसिड के कम्बिनेशन से बने हुए हैं। और इसी तरह से आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ये बनाते हैं। अलग अलग तरह के जो है आप कह सकते हो अमीनो एसिड मिल करके अलग अलग तरह के जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आइए इस सत्र में हम लोग और थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रोटीन चयापचय की बात करते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन मुंह में जाता है, उसके बाद एससीआई पेप्सिन, फिर पेट में विकृत आंशिक रूप से हाइड्रोक्लोराइड प्रोटीन, फिर जो है छोटी आंत में जाता है तो उसमें छोटे छोटे पेप्टाइड अमीनो एसिड, फिर वो आपके जो है सक्रिय परिवहन के रूप में रक्त प्रवाह में अमीनो एसिड के रूप में पहुंचता है। तो चलिए अब हम लोग प्रोटीन के चयापचय के बारे में समझते हैं। तो हम लोग प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बारे में समझते हैं। तो जैसे हम किसी फॉर्म में डाइटरी प्रोटीन खाते हैं, हम किसी भी फॉर्म में जो है डाइटरी प्रोटीन खाते हैं, भले ही वो प्लांट बेस्ड हो या एनिमल बेस्ड हो, यानी किसी भी फॉर्म में जो है हम प्रोटीन खाते हैं, वो चाहे जानवरों द्वारा मिला हो या पौधों से मिला हो, तो सबसे पहले उसका जो ब्रेक डाउन होता है बेसिकली स्टमक में होता है, जो है हमारे पेट में होता है, स्टमक में होता है। स्टमक में आपको पता है कि एक बहुत ही स्ट्रांग एसिड मिलता है जिसको HCl कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है पेप्सिन। इनफैक्ट ये पेप्सिन भी एक पेप्टाइन एंजाइम ही है, प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम है जो प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है ये जाता है। ठीक है, स्टमक में जाकर यह प्रोटीन को ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ से जब वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर जो है प्रोटीएस एंजाइम की सहायता से यह फर्दर स्मॉलेस्ट पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में बदलता है, और वहाँ से यह ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और फिर यह डिफरेंट अमीनो एसिड अलग अलग कम्बिनेशन में, अलग अलग स्ट्रक्चर में, अलग अलग सीक्वेंस में आपकी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग उसमें जा कर के जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब आइए थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि ज़रूरी अमीनो एसिड कौन से हैं, गैर ज़रूरी अमीनो एसिड कौन से हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना भी उन चीज़ों को कि प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड। ओवरऑल जितने भी प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड के बने होते हैं, यानी जितने भी प्रोटीन होते हैं उनकी बात की जाए तो सारे जो है अमीनो एसिड के बने होते हैं। और इन सबको अगर हम दो भागों में विभाजित करें, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, तो इनको हमने दो भागों में विभाजित करें, तो एक है ज़रूरी अमीनो एसिड, यानी एक है जरूरी एसिड और दूसरा है गैर जरूरी अमीनो एसिड। ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कि जो गैर जरूरी अमीनो एसिड का मतलब क्या है, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है? यानी जो गैर जरूरी अमीनो एसिड की बात की जाती है, तो क्या आप समझते हैं ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है? ऐसा नहीं है कि गैर जरूरी अमीनो एसिड हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। गैर जरूरी अमीनो एसिड भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, यानी जो हमारे गैर ज़रूरी अमीनो एसिड हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। इनफैक्ट इसमें से कई ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कई बार कंडीशनल यानी ज़रूरी
होने पर जो है जरूरी अमीनो एसिड बन जाते हैं। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उस टाइम ये गैर जरूरी अमीनो एसिड जरूरी अमीनो एसिड बन जाता है। प्रेगनेंसी जब होती है तो उस कंडीशन में भी जो है गैर जरूरी अमीनो एसिड जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। लैक्टिकेशन में भी जो है, लैक्टिकेशन में जब लेडीज़ों में लैक्टिकेशन होता है तो ज़्यादा स्पेसिफिक कंडीशन होती है तो उसमें कई सारे ज़रूरी गैर अमीनो एसिड जो हैं वो ज़रूरी अमीनो एसिड का काम करते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपकी बॉडी इसको बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, काबिल है। यानी जो ज़रूरी अमीनो एसिड हैं वो पूरी तरह से जो है आपकी बॉडी बनाने में सक्षम है, इसको काबिल है कि यानी गैर जरूरी अमीनो एसिड हमारी बॉडी स्वयं बना लेती है। ठीक है, इसको बनाने में सक्षम है। तो इसीलिए ज़रूरी अमीनो एसिड हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो ज़रूरी अमीनो एसिड हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि ज़रूरी अमीनो एसिड हमारी बॉडी जो है नहीं बना पाती है। जो ज़रूरी अमीनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। इसीलिए हमें ज़रूरी अमीनो एसिड भोजन से लेना ज़रूरी होता है। यानी जो ज़रूरी अमीनो एसिड है इसीलिए हमें भोजन से लेना ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूरी अमीनो एसिड है आपके सामने, आप जो है इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसीलिए इसे ज़रूरी अमीनो एसिड कहते हैं। तो ज़रूरी अमीनो एसिड गैर जरूरी अमीनो एसिड दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन ज़रूरी अमीनो एसिड की ज़रूरत पूरा करने के लिए हमें जो है अपने भोजन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें जो है भोजन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हमें भोजन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। यानी हमें भोजन से लेना ज़रूरी रहेगा। क्योंकि इसे हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। तो जब हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो हम इसके फंक्शन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी जो भी हम लोगों ने प्रोटीन की अब तक बात करी है तो थोड़ा सा अब हम लोग प्रोटीन के फंक्शन को समझते हैं। प्रोटीन के बारे में जो है थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, इसके फंक्शन को समझते हैं। तो आइए प्रोटीन के फंक्शन की बात करें तो अमीनो एसिड फंक्शन देखिए, इसमें जो है स्लाइड में कितना अच्छा वर्णन किया गया है अमीनो एसिड और प्रोटीन के फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे जो मसल्स हैं उनका जो भोजन है, खाना है, वो क्या है, वो प्रोटीन है। तो हम सबको ये भी पता है कि 80% जो मसल्स हैं, जो 80% मसल्स हैं वो प्रोटीन का ही बना हुआ है। और आपके मसल्स ग्रोथ, यानी आपके जो मसल्स हैं उनके ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन की आवश्यकता जो है निरंतर बनी रहती है। जो हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं उनके स्ट्रेंथ के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके रिपेयर के लिए जो है प्रोटीन की आवश्यकता जो है निरंतर बनी रहती है। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, तो आपके आंसुओं में जो लाइजोम पाया जाता है तो इनका इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है साइटोकाइन, या फिर जो एंटीबॉडीज हैं, इन सबको बनने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है। ठीक है, इन सबको बनने के लिए जो है इन्फ्लामेटरी जो कंपाउंड है इन सबको बनने के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन की। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, ठीक है, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो ऑटोमेटिकली ये जितने सारे बैरियर्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रेंथ देते हैं उनके बनने में मुश्किल होती है। उसी तरह से अगर आप नॉर्मल डाइजेस्टिव को बनाए रखना चाहते हैं, यानी जो आपका पाचन है उसको आप नॉर्मल बनाए रखना चाहते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा जो ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है,
डाइजेस्टिव एंजाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जितने भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम बने हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही बने हैं। ठीक है, हमारा पाचन तभी सही रहेगा जब हमारे उसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम बन रहे हैं। तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटीन के बने हुए हैं। जैसे प्रोटीयस हो गया, पेप्सिन हो गया, ठीक है, जैसे प्रोटीयस हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सारे जो प्रोटीन हैं वो प्रोटीन बेस्ड एंजाइम हैं। उसके अलावा आपके बॉडी में जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाने का काम आपके रक्त के द्वारा होता है। और आपके रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, आपके रक्त में जो हीमोग्लोबिन है बेसिकली ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। जो हम सब के शरीर में रक्त होता है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। उसमें जो हिम का पार्ट है, हीमोग्लोबिन में जो हिम का पार्ट है वो आयरन है, और ग्लोबिन का जो पार्ट है वह प्रोटीन है। तो अगर आपको अपने शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाए रखना है तो ना केवल आयरन की ज़रूरत है, उसके साथ साथ प्रोटीन की भी ज़रूरत है। उसके अलावा जब हम डीएनए रेगुलेशन की बात करते हैं तो हमारे डीएनए में जो जेनेटिक कोड्स हैं उसके एक्सप्रेशन के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके अलावा ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, आपका भोजन जब आपके डाइजेस्टिव में जाता है तो उसको तोड़ने के लिए जितने एंजाइम हैं वो सब प्रोटीन से बने हैं। यानी जो भोजन को तोड़ा जाता है और वो सारे जो एंजाइम हैं वो प्रोटीन के बने हैं। आपके शरीर के किसी टिश्यू का रिपेयर करना है, भाई हम सब के शरीर में किसी टिश्यू का रिपेयर करना है या हीलिंग के लिए हमें जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, या टिश्यू रिपेयर करना है या हीलिंग करना है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के जलने का या कोई केस होगा या किसी को चोट लगेगी तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको प्रोटीन की खुराक बढ़ानी पड़ेगी, प्रोटीन की खुराक जो है ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। उसके अलावा जितने भी केमिकल मैसेंजर्स हैं, जितने भी केमिकल मैसेंजर्स कौन से संदेश वाहक कौन हैं, ठीक है, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, यानी जो संदेश वाहक हैं, जितने भी मैसेंजर हैं वो हार्मोन्स हैं, जिसके बिना हमारे शरीर में कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। यानी इनके बिना अगर संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा ही नहीं तो कोई फंक्शन कैसे हो पाएगा। तो उसका जो मेन बेस भी प्रोटीन का बना है। यानी जितने हार्मोन्स होते हैं उनका मेन जो बेस है वो प्रोटीन का बना हुआ है। उसके अलावा हमारे जितने फील गुड हार्मोन्स हैं, उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने हमें अच्छा जो है महसूस कराने वाले फील गुड हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उसको बनाने के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यानी जितने भी जो है ट्रांसमीटर हैं वो सब को जो है बनाए रखने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रोटीन एनर्जी का भी सोर्स है। यानी प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4 किलो कैलोरी मिलती है। यानी प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी मिलती है हमें प्रोटीन से। इसके अलावा अगर आप हेल्दी स्किन
हेल्दी स्किन, हेयर, नेल को मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके जो प्रोटीन हैं जैसे कि कैरेटिन हो गया, कोलार्जिन हो गया, एलास्टिन हो गया, ये सब किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप अपने शरीर की कोई भी संरचना आप देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन का छोटा या बड़ा रोल निश्चित है। यानी जो भी आप प्रोटीन का जितना भी आप रोल देख पा रहे हैं तो उसमें क्या है? प्रोटीन का जो है रोल कहीं ना कहीं जो है हमारी बॉडी में है। तो प्रोटीन का कितना महत्वपूर्ण रोल है हम सबकी बॉडी में, तो हम सब लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से जाना है। तो मुझे आशा है कि इसमें जो जानकारियाँ मिली हैं वो हम सब के लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं और इसमें दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है। इससे संबंधित जानकारी और आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें जो भी जानकारी मिल रही है उस जानकारी को हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। क्यों बताना है? कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोटीन के प्रति जागरूक करना है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, जिससे कि वो सब आरोग्य की तरफ जाएं और आरोग्य की तरफ जाएंगे तो एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकेगा और लोग अपनी आयु से ज़्यादा जिएंगे। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए पार्ट की तरफ, चूँकि ये अभी हमने प्रोटीन का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। इसमें पार्ट 2, पार्ट 3 अभी 2 जो है पार्ट हम लोग और कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं प्रोटीन के दूसरे पार्ट में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।